नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का। आज हम ये एमपीएस की अपनी क्वेश्चन सीरीज बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। एक और इंपॉर्टेंट बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके लिए एक वन शॉट रेडी कर देगा। इसे पढ़ करके आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे इस बार सेकेंड ईयर का पेपर देने जा रहे हैं, अगर उन्होंने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है MPSE 007 यानी कि सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, सामाजिक आंदोलन और भारतीय राजनीति, यदि ये सब्जेक्ट आपने चूज कर रखा है तो समझ लीजिए इस सब्जेक्ट की आज आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। बहुत इन डेप्थ तो नहीं, लेकिन आप इस सब्जेक्ट को समझ जरूर जाएंगे कि हाँ ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में क्या क्या हमें पता होना चाहिए ताकि हम एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि सोशल मूवमेंट क्या होता है तो आप सबको पता है सोशल मूवमेंट यानी कि क्या, सामाजिक आंदोलन। अब आप कहोगे भाई सर ये तो हिंदी रूपांतरण हो गया उसका। ठीक है, सामाजिक आंदोलन, पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राजनीति, भारत में राजनीति। ठीक है, तो भारत जो रहा है वो आंदोलनों का देश रहा है। ठीक है, हमारे जो क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी उसमें जो आंदोलन किए तो ये उनकी आदत में आ गया, इनहेरिटेड क्वालिटी जनरेट हो गई। और इससे क्या हुआ कि ये क्वालिटी जब जनरेट हुई, समझ लो कि जब देश आजाद हो गया तब भी आदत छूटी नहीं लोगों की। तो जब देश आजाद हो गया तो अपनी मांगों को लेकर भारत में कई आंदोलन हुए हैं। ठीक है, कई बार अपनी भाषा के लिए, कई बार अपने क्षेत्र के लिए, कई बार अपनी जाति के लिए, कई बार अपने धर्म के लिए। ठीक है, कई बार नौकरियों के लिए, कई बार मतलब विषय तमाम रहे हैं। तमामों विषयों के ऊपर आपने, अगर मैं बात करूं तो आपने कई सारे आंदोलन देखे होंगे। जब ये सरकार सीए का बिल लेकर के आई तो आपने सीए के ऊपर होने वाले आंदोलन देखे होंगे, आपने किसान आंदोलन देखा होगा, आपने क्या बोलते हैं 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, आपने उसको भी देख रखा होगा। ठीक है, तो आज की जो भी जनरेशन है उसने कम से कम ये 3 आंदोलन तो देखे होंगे, जो बड़े लेवल पे, जो व्यापक स्तर पे जो आंदोलन हुए, ये 3 आंदोलन आपने जरूर देखे होंगे। ठीक है, इन आंदोलनों का प्रभाव देश पर क्या पड़ा, भारतीय राजनीति कैसे बदली इन आंदोलनों के बाद, इसके बारे में अगर आप मूल्यांकन करने की स्थिति में हैं, आप इस बात को समझ पा रहे हैं और अपनी समझ को शब्दों में उतार के उत्तर पुस्तिका में लिख पा रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपका पेपर बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मैं 2-4 टेक्निकल बातों की बात करूंगा जिसको हम लोग सामान्य शब्दों में नहीं समझ सकते आमतः। वो कौन कौन सी बातें एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं पहले सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट क्या मतलब, क्या, सामाजिक आंदोलन। जैसा नाम से पता लग रहा है भाई ये सोशल मूवमेंट है। सोशल मूवमेंट मतलब सोसाइटी इकट्ठा होती है। जब समाज इकट्ठा होता है अपनी किसी मांग को लेकर के, और समाज पूरा का पूरा नहीं, कोई एक विशिष्ट पहचान वाला समाज इकट्ठा हो जाता है अपनी किसी मांग को लेकर के, तो और एक आंदोलन जब क्रिएट होता है उसे सामाजिक आंदोलन कहते हैं। अब किसी भी सामाजिक आंदोलन के लिए मैं अगर बात करूं, अगर मैं कह दूं कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल मूवमेंट, किसी भी सामाजिक आंदोलन के तत्व क्या क्या होते हैं। क्या बात कर रहा हूं मैं, तत्व की बात कर रहा हूं। कोई भी सामाजिक आंदोलन थोड़ी हम ऐसे मुंह उठा के पहुंच के निकल गए तो सामाजिक आंदोलन हो गया, ऐसे आंदोलन नहीं हो जाता। आंदोलन की कुछ जरूरतें होती हैं, जब तक वो काम नहीं क्रिएट होगा तब तक आंदोलन आपका सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आंदोलन में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, देखिए उनकी मैं एक लिस्ट बना देता हूं, समरी आपको एग्जाम में उसी को एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो होती है कलेक्टिव आइडेंटिटी, या यूं कह लें कि समान पहचान। समान पहचान। दूसरी जिसकी चीज जरूरत होगी वो होगी लीडरशिप।
लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि नेतृत्व और संगठन, ठीक है। तीसरी जिस चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो है कॉमन गोल। तीसरी जिसकी जरूरत पड़ेगी वो क्या है? कॉमन गोल, यानी कि समान लक्ष्य। चौथी आपको जिसकी जरूरत पड़ने वाली है वो क्या है? स्ट्रेटेजी, रणनीति, ठीक है। पांचवी जिस चीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है वो चीज है आपकी रिसोर्सेज, संसाधन, ठीक है। छठी आपको जो जरूरत पड़ने वाली है वो है कम्युनिकेशन, यानी कि वार्तालाप, संवाद आप कह सकते हो इसे हिंदी में, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडेप्टिबिलिटी, बदलाव, ठीक है। देखिए मैं इन चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार आपके लिए कि क्या मतलब है। मान लीजिए यदि कोई सामाजिक आंदोलन होना चाहता है तो किसी भी सामाजिक आंदोलन को किन किन चीजों की आवश्यकता रहती है? वो आवश्यकता है सबसे पहले तो हमारे पास कंपोनेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, कंपोनेंट यानी कि तत्व। एक सामाजिक आंदोलन होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? पहले तो एक समान पहचान होनी चाहिए, पता लगना चाहिए भाई ये लोग आंदोलन करने आए हैं, ताकि आइडेंटिफाई, हम लोग सुनते हैं किसान आंदोलन हुआ है, ठीक है, छात्र आंदोलन हुआ है, ठीक है, तो इस किस्म से क्या होता है? कॉमन आइडेंटिटी जनरेट होनी चाहिए पहले तो, भाई ये लोग आंदोलन करने आए हैं, ठीक है। जब पता लगेगा तभी तो पता लग पाएगा ना कि हाँ विषय निकल करके आ पाएगा। जब हम सुनते हैं किसान आंदोलन हो रहा है तो इससे क्या समझ में आता है? हाँ ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड समस्याएं हैं, उसी को बात को लेकर के आए होंगे, इस बात को लेकर के, ठीक है। तो समस्या को पहचानना काफी आसान हो जाता है जनता के लिए। तो ये क्या कम्युनिकेशन का तरीका है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? समान पहचान जनरेट हो जानी चाहिए। उसके बाद एक लीडरशिप यानी नेतृत्व और संगठन चाहिए। अगर आप बहुत बड़ा कोई मूवमेंट कर रहे हैं और आपके पास कोई लीडर नहीं है, ठीक है, आपका कोई लीडर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन या व्यवस्थित तरीके से आपका आंदोलन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो दिशाहीन हो जाएगा। उस आंदोलन का कभी भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों का एसएससी का एग्जाम हुआ था, है ना, लीडर की कमी पड़ गई थी उनके पास एक, ठीक है। उनके पास अगर उस वक्त एक अच्छा लीडर होता तो एक बहुत मास मूवमेंट बन सकता था, लेकिन वो नहीं बन पाया, लीडर नहीं था। लीडर जो होता है वो क्या करता है? गाइड करता है, डिसीजन किसी एक जगह से होते हैं। अब आंदोलन में 1000 लोग मिलकर आप डिमांड कर रहे हैं, कल को 1000 लोग की अलग अलग डिमांड निकल के आ जाएगी इसके अंदर से, तो 1000 अलग दिशाओं में चले जाएंगे और इस तरह से आंदोलन बिखर जाएगा। तो बहुत जरूरी होता है किसी आंदोलन की सफलता के लिए क्या हो, वहां पर नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या जरूरी है? कॉमन गोल, एक समान लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमने 1000 लोगों ने मिलकर कोई आंदोलन करने का निश्चय कर लिया है, कर क्या लिया है? कर दिया है, तो हम 1000 लोगों के सुर क्या है? एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। हमारे सुर क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वह है स्ट्रेटेजी, रणनीति। एक बढ़िया रणनीतिकार ही एक अच्छा सामाजिक आंदोलन करता हो सकता है। सिंपल सी बात है ये पूरी की पूरी, ठीक है। स्ट्रेटजी आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटजी छोटी छोटी बातों को लेकर के, कैसे हम मास से कनेक्ट कर पाए, कैसे हम अपना मैसेज वर्बली और नॉन वर्बली पहुंचा पाए, लोगों तक पहुंचा पाए, देश में नहीं दुनिया में पहुंचा पाए। जैसे आपने अन्ना हजारे का मूवमेंट देखा था, ठीक है, वो अन्ना हजारे वाला मूवमेंट तो मतलब इतना, मतलब उसकी स्ट्रेटजी जिसने भी बनाई थी, ऐसी धमाकेदार स्ट्रेटजी बनाई भाई, मामला फेल हो गया। सब सारे विरोधी जो उस वक्त विरोधी कांग्रेस थे, है ना, उस वक्त तो कांग्रेस वाले इनके विरोधी थे। तो अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और किरण जी भी उस वक्त वहां पर थी, संतोष हेगड़े जी भी वहां पर थे,
कई सारे लोगों ने मिलकर के वो जो एक हवा बनाई थी ना बिल्कुल तगड़ी सी, ठीक है, उसकी रणनीति ऐसी थी कि अचूक कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था उस रणनीति को टैकल करने का। सोशल मूवमेंट ने क्या किया, सामाजिक आंदोलन ने क्या कर दिया, सरकार ही पलट दी समझ लो पूरी की पूरी। ठीक, लेकिन अब देखिए स्ट्रेटेजी समझ में आया कि आंदोलन कैसे सफल होता है, ठीक है, लेकिन आंदोलन से राजनीति भी होती है, आपको पता ही है कि फिर आंदोलन का हश्र क्या हुआ। वो आंदोलन जिसके खिलाफ हो रहा था, आज आंदोलन करने वाले उन्हीं के साथ खड़े हैं, ठीक है, और उस आंदोलन में जो लोग साथी थे, ठीक है, आज वो लोग सरकार में हैं, आज उन दोनों के खिलाफ हो रहा है। ये पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसको ही पढ़ेंगे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम, इस बुक का नाम रखा गया है कि हाँ, सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। सामाजिक आंदोलन और राजनीति कैसे उससे जुड़ जाती है और फिर राजनीति कैसे अपने नए नए रूप दिखाती है, यही सब कुछ समझना है इस बुक के अंदर। ठीक, अपनी बात आप कितने बढ़िया तरीके से समझा सकते हो, जितना आप अच्छा एग्जाम्पल दे पाओगे आपके नंबर उतने ही इनहेंस हो जाएंगे, बढ़िया आएंगे। ठीक है, तीसरी चीज जो किसी भी आंदोलन को जिसकी जरूरत है वो है रिसोर्सेज, संसाधन। ठीक है, संसाधन कई तरह का हो सकता है, ठीक है, धन भी हो सकता है, संख्या बल भी हो सकता है, तो कई प्रकार के संसाधन हो सकते हैं। ठीक है, तो संसाधनों की आवश्यकता, अगर आंदोलन बड़ा करना है तो भाई पैसा तो चाहिए उसके लिए। ठीक है, बिना पैसे के तो आंदोलन नहीं हो सकता। अब अरविंद केजरीवाल का जब आंदोलन जब हुआ था तो लोग तिरंगा झंडा लेकर के जा रहे हैं, आप आंदोलन में अगर चले, मैं तो उस वक्त जाता था आंदोलन में, तो अरविंद केजरीवाल के आंदोलन से बड़ा प्रभावित था उस टाइम में, मतलब बहुत बार गया उस साइड, मतलब ऐसा लगता था कि बस मेरा जन्म ही अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में आने के लिए हुआ है। लग रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ वो नहीं लड़ रहे, मैं ही लड़ रहा हूँ। तो ऐसा हो जाता है, ऐसा कन्वे कर दिया जाता है मैसेज। ठीक है, आज मैं कभी नहीं जाता वहाँ पे। ठीक है, तो आप जैसे ही उस आंदोलन में जाओगे आपको झंडा पकड़ा दिया जाएगा, एक वो मुझे चाहिए जन लोकपाल वाली टोपी पहना दी जाएगी। तो ये सब करने के लिए क्या हो रहा है, पैसा लग रहा है ना, वो टोपी फ्री में तो मिली नहीं होगी, कहीं ना कहीं से पैसे से बनी होगी, है ना, तो पैसा कहीं ना कहीं से आया होगा, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा रिसोर्स जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है आपका कम्युनिकेशन, संवाद। यदि आप चाहते हो कि आंदोलन सफल रहे, आंदोलन कैसा हो जाए, आंदोलन यदि आप चाहते हो कि सफल रहे, तो सफल आंदोलन के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। ठीक है, आप जो बोलो सीधा जनता उससे जुड़ाव महसूस कर पाए। जब समाज से जुड़ाव किसी आंदोलन का होता तभी वो सामाजिक आंदोलन बन पाता है, वरना वो एक विशेष वर्ग का आंदोलन बन के रह जाता है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती। ठीक है, उसके बाद एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी का मतलब होता है बदलाव। बदलाव, अब ये थोड़ा टिपिकल वर्ड है। जब एक आंदोलन होता है ना, तो कई बार किसी एक आंदोलन से कुछ और आंदोलन के लोग भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर दो अलग अलग विभिन्न विषयों के आंदोलन जुड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, विषय समझ में नहीं आएगा जनता को। तो दोनों आंदोलनों के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि अपने विषय को थोड़ा सा बदलने की, एडेप्टिबिलिटी की ताकत रखें अपने अंदर। ठीक है, अगेन अन्ना हजारे का आंदोलन आप लीजिए, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, 20 बातें उसमें बोली गई कि ऐसा हो तो कुर्सी हो जाती है, तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, तो नेता ऐसे, बाद में सारे खुद ही नेता बन गए। ठीक है, तो एडेप्टिबिलिटी यानी इससे क्या पता लगता है कि उनका कम्युनिकेशन समाज से कितना बढ़िया था, इतना बढ़िया उन्होंने कम्युनिकेशन किया कि पब्लिक को पहले राजनीति के खिलाफ सड़क पे लेके आए, फिर खुद पब्लिक को लेके पॉलिटिक्स में चले गए। एडेप्टिबिलिटी आप देखो कितनी जबरदस्त है वहां पे उनकी। ठीक है, तो किसी भी आंदोलन के सफल होने के लिए ये वो 4-5 वर्ड हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई किसी भी आंदोलन के तत्व क्या क्या होते हैं। तो ये वो तत्व हैं जो आंदोलन के होते हैं और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल ध्यान से देख के समझ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, अगर कोई लिख रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप हमारे सीधा चैनल का भी लिंक दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ, आप उस ग्रुप में जाओगे, आपको सारे रिटन इंपॉर्टेंट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं, इंग्लिश मीडियम में भी हैं, हिंदी मीडियम में भी हैं, दोनों मीडियम के छात्रों के लिए वहाँ पर नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लोग फटाफट जाओ और जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद सवाल पैदा होता है कि भाई वाई सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन की जरूरत क्यों है। सामाजिक आंदोलन
क्यों? तो भाई सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है सब आंदोलन करने की, है ना? विषय भी तो कई बार दिमाग में आता होगा भाई। जैसे आप देखेंगे कि जब भी कहीं आंदोलन होता है तो सरकार कहेगी हाँ हम तो ये तो बात मान ही रहे हैं, आपको आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। तो सवाल पैदा होता है, जब इतना सरकार बात मान ही लेती है तो फिर इतने सारे देश में आंदोलन क्यों होते हैं? ठीक है, क्यों होते हैं इतने सारे आंदोलन? तो आंदोलनों का कुछ मतलब होता है और बहुत आवश्यक होते हैं। ये एक जगा हुआ समाज ही आंदोलन करता है। अगर किसी समाज में कोई आंदोलन नहीं हो रहे, कोई विरोध नहीं हो रहा, समझ लो समाज मर चुका है, वो समाज बिल्कुल मृत है। ठीक है, तो आंदोलन इस बात की क्या है, पुष्टि करता है कि समाज जगा हुआ है। ठीक है, हम कहते हैं ना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक पशु है। तो अगर वो आंदोलन या समाज में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाया तो सिर्फ वो पशु रह गया, वो सामाजिक जा चुका है, समझ लो उसके अंदर से। तो व्यक्ति एक सामाजिक पशु होता है, तो समाज का हिस्सा जो है वो बनना उसका जरूरी होता है। अब क्या जरूरत है इसकी? पहली जरूरत क्या है इसकी? फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए बहुत जरूरी है आंदोलन होना। ठीक है, क्योंकि सामाजिक न्याय किसको चाहिए? जो समाज में बहुत दबा कुचला पिछड़ा है, बहुत ज्यादा पीछे है, उसी को तो सामाजिक न्याय चाहिए ना। तो वो इतना पीछे ना, उसके पास रिसोर्स है ना कुछ है, तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। उसके पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है ना। तो दूसरा जो चीज चाहिए अपने को, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों की सुरक्षा। मानवाधिकारों की क्या है, सुरक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ह्यूमन राइट्स। अब तो एनिमल राइट्स तक की लोग बात करने लग गए। तो मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए क्या है कि सोशल मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत आवश्यक है मानव अधिकार की आवश्यकता के लिए। ठीक है, किसी के अधिकारों का हनन ना हो पाए। ठीक है, कोई भी चाहे वो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि क्या किया जाए, आंदोलन किया जाए। उनके मन में एक डर होना चाहिए, हर चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे जुडिशरी हो, उसके मन में एक, हर शक्तिशाली संस्था के मन में एक डर होना चाहिए कि यदि हमने कोई गलत काम किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, समाज को मिसगाइड किया, तो ये समाज आंदोलन कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको देखा होगा आपने कि मानवाधिकारों की सुरक्षा, आपने देखा कई बार किसी का एनकाउंटर हो जाता है तो उसके लिए क्या कहते हैं, जांच की जाती है। ठीक है, जांच बिठाई जाती है उसके लिए। क्यों? क्योंकि ठीक है, कोई अपराधी भले रहा हो, ठीक, वो भले ही अपराधी रहा हो, लेकिन वो एक इंसान था, उसका जीवन लेने का जो है वो अधिकार न्यायपालिका को था। कोई किसी ने गलत तरीके से तो नहीं मार दिया उसको, केवल अपना कोई बदला लेने के लिए, निजी दुश्मनी से तो नहीं मार दिया। और हमारे देश में बहुत लोगों को इसमें सजाएं मिल रखी हैं। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं, सन 2000 से पहले फेक एनकाउंटर एक बहुत आम बात हो जाया करती थी। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए भी सोशल मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तीसरा होता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए। सॉरी सतत विकास के लिए क्या है कि बहुत ज्यादा आवश्यक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहीं ऐसे, जैसे आप बेंगलोर में देख रहे हैं, बेंगलोर में क्या हो रहा है इस वक्त, पानी नहीं है लोगों के पास पीने के लिए, है ना, पानी नहीं है लोगों के पास पीने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में आपने कई बार देखा होगा कि वहां पे आंदोलन होते रहते हैं कि भाई हमारा जंगल है, इसमें कोई दूसरा बाहर का नहीं आ सकता। अंडमान में आपने कई आंदोलन देखे होंगे, लद्दाख में आंदोलन बहुत लंबा चला सोनम वांगचुक जी का। ठीक है, तो ये आंदोलन होते हैं। ये आंदोलन किस लिए हो रहे हैं कि भाई आप डेवलपमेंट तो कर रहे हो, लेकिन आपका डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, संस्कृति या सभ्यता को खत्म करके किया गया विकास, विकास नहीं विनाश होता है। और ऐसे विकास को रोकने के लिए क्या होता है, आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है,
उसके बाद जो जरूरत पड़ती है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के लिए इसकी आवश्यकता है, ठीक है, आर्थिक विकास के लिए इसकी आवश्यकता है। कैसे आवश्यकता है इसकी भाई? सरकार, हम कहते हैं सरकार का काम है हमें हॉस्पिटल देना, स्कूल देना, कॉलेजेस देना, ठीक है, अच्छी व्यवस्था करवाना, अच्छे शिक्षक हों हमारे स्कूल्स में, ठीक है। ये नहीं कैसे विश्वविद्यालय बना दिया, बच्चे फिर यूट्यूब पे आके पढ़ाई कर रहे हैं, फिर क्या फायदा? विश्वविद्यालय क्यों बनाया गया? खाली डिग्रियां बांटने के लिए, ठीक है। तो ये सरकार का दायित्व बन जाता है ये सब करना, ठीक। तो हम एक सामाजिक मतलब आर्थिक विकास भी हो सके, ये सब आर्थिक विकास में आता है। सड़क, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य, ठीक है, रोड, नालियां, स्ट्रीट लाइट, हाईवेज, ये सब आर्थिक विकास का ही हिस्सा है सब कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए क्या आवश्यकता होती है, मतलब इसके लिए क्या है ये वाई सोशल मूवमेंट। कभी अगर आपसे पूछते हैं कि सोशल मूवमेंट की आवश्यकता क्या है, तो आप ये सारी बातें वहां पे इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ इन बातों को बता सकते हैं, ठीक है। अब कई बार सवाल पूछ लेंगे आपसे कि भाई सोशल मूवमेंट में रुकावटें क्या क्या आती हैं, ठीक है। सोशल मूवमेंट या फिर सोशल रिफॉर्म जिसे हम कहते हैं, सामाजिक आप सुधार करने गए, क्या क्या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहली जो रुकावट आ जाती है, हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इन सोशल रिफॉर्म, ठीक है। समाज सुधार में अवरोध। क्या अवरोध जनरेट क्रिएट हो जाता है, मतलब क्या क्या समस्याएं जनरली क्रिएट हो जाती हैं? सबसे पहली बात है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। किसकी कमी है? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। आमतौर पे राजनेता को पता है कि मैं जनता का वोट लेके बना हूं, मतलब तो वो आमतौर पे जनता में जो प्रिय मुद्दे हैं उन्हीं को लेके क्या बोलते हैं, विषय, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। लेकिन राजनेता का क्या काम है? नेता वो होता है जो नीतियां बनाता है, नेतृत्व प्रदान करता है समाज को। तो जनता कभी भी राजा को ऐसे फैसले या नेता को ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जो जनता को अच्छे लगे, कि सुनने बड़े मजे आ जाएं सुनने में, लाओ लाओ इससे वोट मिल जाएगा। जनता को देखना चाहिए, मतलब नेता को देखना चाहिए कि हमारे देश का क्या अभी हाल क्या है, कौन से फैसले जनता के लिए अच्छे रहेंगे, ठीक है। जो नेता होता है, जो उसको हमने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुना है, तो भारतीय संस्कृति के अनुसार वो राजा का स्थान होता है उसका, ठीक है। और राजा जो होता है वो अपनी प्रजा का पालक होता है, ठीक है। तो हमने आपको बना दिया है भाई इतने समय के लिए, भाई आप ही अब हमारे पालनहार हैं। तो अब आपका क्या काम बनता है? आप वो फैसले लो जो हमारे भविष्य के लिए अच्छे हैं, बजाय कि वो फैसले लेने के जो हमें अच्छे लगते हों। अब एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में 10 लोग अगर शराबी हैं, तो क्या शराब की दुकान थोड़ी खुलवा दी जाएगी वहां पर, ठीक। ये बोल के कि वो पता है शराबी लोग हैं, शराब की दुकान खुलवा दूंगा, वोट मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना ना, हमको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज सेहत के लिए हानिकारक रहेगी, यहाँ पे समस्या बिगड़ सकती है, यहाँ माहौल खराब हो सकता है। तो राजा का काम क्या करना, उससे थोड़ा दूर रखना उस चीज को, ठीक है। तो बहुत जरूरी है ये समाज सुधार में। पहला तो प्रॉब्लम यही आता है कि नेता लोग जो होते हैं ना, वो उनकी इच्छा ही हिम्मत नहीं हो पाती, सबको डर लगता है कहीं मैं ऐसा कर दूं तो इलेक्शन ना हार जाऊं। तो पहली प्रॉब्लम आ गई। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है बहुत तगड़ी, वो है अपनी रेजिस्टेंस फ्रॉम पावरफुल ग्रुप, ठीक है। जब भी आप कोई समाज सुधार करने जाओगे, जब भी आप कोई समाज, तो कोई ना समाज सुधार क्यों रहा, कोई ना कुछ कमी है, और कमी लाने वाला इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो गड़बड़ कर रहा है वहां पे।
गड़बड़ करने वाला कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगा। अब जब वो शक्तिशाली व्यक्ति होगा तो क्या हो जाएगा, उस शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ जाना बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाएगा। ठीक है, उस शक्तिशाली व्यक्ति के क्या हो जाएगा, खिलाफ जाना काफी मुश्किल काम रहेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कई बार कोई भी फैसले लेने में। ठीक है, उसके अलावा जो फैसले में प्रॉब्लम आती है वो है तीसरी कंट्रोवर्सी। तीसरी क्या आती है, कंट्रोवर्सी। जब भी कोई समाज सुधार की बात की जाती है तो समाज सुधार की बात में हमेशा करने वाले, मान ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा विचार यदि आपके मन में है, कुछ विचार मेरे मन में होंगे, लेकिन हम लोग समाज के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपके मन में कोई अच्छा विचार है लेकिन आप उसको लेकर सड़कों पर नहीं उतर सकते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कंट्रोवर्सी, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, 4 लोग समर्थन नहीं करेंगे इस बात का। विवादों से बहुत डरते हैं लोग। ठीक है, कंट्रोवर्सी ना हो जाए, विवाद एक ऐसा विषय बन जाता है जिससे लोग डर जाते हैं और किससे क्या होता है, समाज सुधार के रास्ते में अवरोधक है, बहुत बड़ा अवरोधक है ये। ठीक है, चौथा और जो मेरे हिसाब से लास्ट है वो है रिसोर्स प्रॉब्लम। संसाधनों की समस्या। संसाधनों की समस्या। एक व्यक्ति जो कि बहुत मजबूर है, सिस्टम का सताया हुआ है, यदि वो कोई सुधार लाने का प्रयास करे, अपने एंड पे कोई सुधार लाने का प्रयास करे, तो उसके पास संसाधन उस स्तर के नहीं है कि वो कोई सुधार ला पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा लोगों से। ठीक है, आप सोच के देखो कि यदि मैं, आप, हम किसी आंदोलन को करने का प्रयास करें, कुछ करने का प्रयास करें, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हमारे पास वो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। ठीक है, कोई मीडिया है, आप किसी मांग को लेकर के जंतर मंतर पे जाके बैठ जाओ, इलेक्शन का टाइम है, तो मीडिया क्या दिखाएगा? मीडिया दिखाएगा भाई एक तरफ एनडीए अलायंस, एक तरफ एनडीए अलायंस है, उस पर इतना टाइम ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था, ये पावरफुल ग्रुप्स, मीडिया हाउसेस कोई ना कोई पावरफुल ग्रुप चला रहा होगा। ठीक है, और पावरफुल ग्रुप जो होंगे वो कभी भी रिफॉर्म्स की बात नहीं करते कभी भी। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, जो अवरोधक बन सकते हैं आपकी किसमें, आपके सोशल रिफॉर्म्स के अंदर। ठीक है, अब सवाल इसके बाद पैदा होता है, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत सोशल मूवमेंट के बारे में बता दिया ही नहीं, अभी हम लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया की बात करते हैं कि पॉलिटिक्स इन इंडिया कैसे प्रभावित होती है इस पूरी चीज से। समय समय पर भारत में कभी राज्य को लेकर आंदोलन हुए। ठीक है, जैसे कि श्री पोटी रामुलु ने आंदोलन किया था आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा था भाषा के आधार पर हमको राज्य चाहिए, तो भाई उनका आंदोलन बहुत लंबा चला, उनके प्राण चले गए थे उसके अंदर उनका, तो आंदोलन उग्र रूप ले चुका था। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे कि आंदोलन चला, इसका जाति व्यवस्था का, मंडल कमीशन का आंदोलन चला। ठीक है, आपने श्री राम मंदिर वाला आंदोलन देखा होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ एक आंदोलन चला 1977 में, अन्ना हजारे का आंदोलन आप लोगों ने देखा होगा। तो इन आंदोलनों ने क्या किया, ये मैंने भारत के आंदोलन के उदाहरण आपको दिए, इन आंदोलनों ने भारत की तस्वीर और उसकी राजनीति की परिपाटी को पूरी तरह से बदल दिया। कैसे इन आंदोलनों ने भारत की राजनीति को बदला, ये आप समझाता हूं आपको। देखो 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने लगा दी देश पे इमरजेंसी, और वो भी 2 साल के लिए। जब 2 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी तो सारे विरोधियों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, और इंदिरा गांधी को लगा कि देश के ऊपर कब्जा हो जाए अपना। तो इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ जितने भी विपक्ष के नेता थे सारे इकट्ठा हो गए, और देश को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ एक यूनाइटेड विकल्प मिला। यह विकल्प सिर्फ मिला ही नहीं, जब इसने चुनाव लड़ा तो चुनाव जीता था। ठीक है, तो ये इसने भारतीय राजनीति को पहली बार ये बताया कि नहीं, कांग्रेस के अलावा भी कोई और जीत सकता है। ठीक है, ऐसे ही आप, जब ये तो डिक्टेटरशिप के खिलाफ मूवमेंट हुआ, ऐसे ही आपको पता होगा 1989 में श्री राम रथ यात्रा निकाली गई थी, है ना। श्री राम रथ यात्रा आडवाणी जी के द्वारा निकाली गई थी, चारों दिशाओं से चली एक्चुअली में यात्रा। ठीक है, और ये अयोध्या पहुंचनी थी पूरी की पूरी। इस आंदोलन ने दुनिया को क्या दिखाया, मतलब दुनिया को बोल रहा हूं, भारत को क्या दिखाया, इसने भारत को दिखाया कि हम केवल एक कम्युनिटी का अपीजमेंट करके, तुष्टीकरण करके जीत नहीं सकते। इस समाज में एक दूसरी कम्युनिटी भी है, काउंटर पोलराइजेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही 2011 में आप बात करो
अरविंद केजरीवाल के आंदोलन की। तो इसने भारतीय राजनीति को बदला, एक नई प्रकार की कहा गया कि राजनीति आएगी, ठीक है, पार्टी बनी, जीती, ठीक है, फिर वो और स्टेट्स में जाकर चुनाव लड़ने लग गई, लोकसभा का इलेक्शन लड़ने लग गई, ठीक है। तो राजनीति में क्या हुआ, कुछ विषय जो है चेंज हो गए, हर पार्टी भ्रष्टाचार की बात करने लग गई अचानक से, वरना आप देखोगे तो ये इतना ज्यादा प्रखर इश्यू नहीं था उससे पहले, ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो है ना, कई चीजों ने सोशल मूवमेंट को बदला, कई चीजों ने सोशल मूवमेंट को बदला। कैसे बदला? वो सबसे ज्यादा सोशल मूवमेंट को बदलने में अगर किसी का योगदान है तो वो है सोशल मीडिया का, आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे बड़ा जिसका योगदान है वो किसका है? वो है टेक्नोलॉजी का, यानी तकनीक का। तकनीक ने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को बड़ा, कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया। और जो सोशल मूवमेंट होता है वो कम्युनिकेशन के ऊपर ही बेस होता है पूरा का पूरा, ठीक है। जितना बढ़िया आप संवाद कर पाओगे उतना बढ़िया आंदोलन। और आंदोलन तो किसको करना है? समाज को करना है। तो समाज के बीच में यदि कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा तो आंदोलन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही? जैसे आपने मी टू मूवमेंट देखा होगा, है ना, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ही चल रहा है। ट्विटर पे ही चलते चलते इतना बड़ा मूवमेंट बन गया। कोई सड़कों पे मूवमेंट नहीं था, वो सोशल मीडिया से ही एक मूवमेंट बन गया। आजकल लोग क्या करते हैं, हैशटैग चलाते हैं ट्विटर के ऊपर, भाई ये वाला हैशटैग चला दो जी। तो हैशटैग चलने से क्या होता है, वो एक मूवमेंट बन जाता है अपने आप ही, कि लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं अपने आप, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, सोशल इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया। भारत के भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो भारत में पॉलिटिक्स आंदोलनों से तो बदली ही बदली। भारत में और ज्यादा राजनीति को बदलने का जो फैक्टर जाता है वो जाता है लिबरलाइजेशन को। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कह सकते हो आप। हिंदी में बोलेंगे इसको उदारीकरण और वैश्वीकरण। भारतीय राजनीति को बदलने में इन दोनों शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका। कैसे योगदान रहा हम सब जानते हैं। नरसिम्हा राव जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जब देश के वित्त मंत्री थे, तो भारत में लाए गए थे एलपीजी रिफॉर्म। क्या लाए गए? एलपीजी रिफॉर्म लाए गए, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब ये रिफॉर्म लाए गए तो इससे क्या हुआ, भारत का बाजार खोल दिया गया, विदेश की कंपनियां यहां पर आने लग गई, ठीक है। और भारत की कंपनियों को भी अधिकार मिल गया कि हाँ वो भी विदेश में जा सकती हैं। और इस तरह से पहली बार हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जाकर के मिल गई इस तरीके से, ठीक है। तो जब मिल गई जाकर के तो कई सारे क्या हुए यहां पर फर्क देखने को मिले। तो इससे क्या भारत के अंदर क्या फर्क पड़े, पहला आपको पता होना चाहिए कि भाई इससे अर्बनाइजेशन बढ़ गया, शहरीकरण बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरा इससे क्या बढ़ गया, दूसरा इससे बढ़ गया एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास। जो मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग बहुत ज्यादा बढ़ गया इससे, ठीक है। गांव से लोग हैं तो शहर में चले गए, शहर में चलो वहां पे काम हो जाएगा, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर लेंगे, रेड़ी पटरी लगा लेंगे, ठीक है। तो छोटा मोटा भी कोई ना कोई काम करते करते जब वहां हर हाथ संपत्ति इकट्ठा हुई, छोटा सा अपना घर ले लिया, फिर बड़ा घर, तो उससे एक मिडिल क्लास जनरेट होने लग गया धीरे धीरे, ठीक है। इसका पहला भारत के समाज पे असर देखो कैसे पड़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, मिडिल क्लास बढ़ने लग गया। मिडिल क्लास बढ़ने के साथ साथ ही क्या बढ़ रहा है, नए इकोनॉमिक ग्रुप एमर्ज हो रहे हैं, न्यू इकोनॉमिक ग्रुप इमर्ज हो रहे हैं, नए ग्रुप बन रहे हैं, प्रोफेशनल्स निकल करके आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आप 1990s में चले जाओ तो 1990s में इतना कहाँ कोई डेंटिस्ट, एक डॉक्टर साहब है भाई एक, ठीक है। अब प्रोफेशनल चीज लग, डेंटिस्ट अलग है, ठीक है, डर्मेटिस्ट अलग है, तो स्किन की प्रॉब्लम अलग बंदा देख रहा है, दांतों की प्रॉब्लम अलग बंदा देख रहा है। तो इस किस्म से क्या हुआ, प्रोफेशंस जो है बढ़ने लग गए पूरे के। फाइनेंस आज एक अलग सेक्टर बन गया है,
ब्यूटी कॉस्मेटिक एक अलग सेक्टर बन गया है। तो नया इमरजेंस सेक्टर ग्रुप निकल करके आया, ठीक है। इसके बाद एक चेंज आया जेंडर डायनेमिक्स। जेंडर डायनेमिक्स चेंज कर दिए इसने पूरी तरीके से लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। जैसे शहरों में परिवार जब शहरों में आ गए तो गांव में तो आपको देखा हो घर में भाई लड़कियां हैं तो स्कूल अगर पढ़ ली तो पढ़ ली, वो तो भी वही बहुत बड़ी बात हो गई, पढ़ाई कर ली, ठीक है। नौकरी तो आप गांव में भूल ही जाओ कि कोई लड़की नौकरी करके आती होगी। लेकिन शहरों में क्या हुआ, जब शहरों में आए तो भाई आर्थिक व्यय भी बढ़ जाता है परिवार का। तो यहां पर क्या हुआ, आपको शहरों में देखने को मिलेगा कि हाँ भाई लड़कियां जॉब करने जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसने जेंडर डायनेमिक्स को चेंज किया, लोगों के सोचने का तरीका जो था चेंज किया। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा किया, इसने क्या किया, इंक्रीज किया। एक नेगेटिव पॉइंट इसका ये है, इंक्रीज द इनइक्वालिटीज। इसने ये एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया कि भाई भारत के अंदर जो इनइक्वालिटीज थी, असमानताएं थी, लिबरलाइजेशन ने उसको नुकसान पहुंचाया। देखो असलियत में हुआ क्या कि जब वैश्वीकरण हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था जब खुली, बाहर का पैसा कैपिटल फ्लो होता हुआ देश के अंदर आया, तो वो देश के लोगों में बराबरी से पैसा बट नहीं पाया। वो पैसा किसी के पास ज्यादा गया, किसी के पास कम गया। तो इससे क्या हुआ, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, और इस समाज के बीच में जो खाई थी ये बढ़ गई, ठीक है। तो जब ये खाई बढ़ जाती है तो क्या होता है, इससे इस सामाजिक खाई के बढ़ने से द्वेष पैदा होता है, ठीक है। इसके बाद एक बार मैं आपको बता देता हूं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जो कि वैश्वीकरण है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के क्या फायदे क्या नुकसान। तो भाई देखो, पहला फायदा जो वैश्वीकरण का फायदा है ये, ठीक है, वो ये हुआ कैपिटल फ्लो। क्या हुआ, कैपिटल का फ्लो यानी कि पूंजी प्रवाह। जो अमीर देशों का पैसा चल करके गरीब देशों की तरफ आया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई भाई, एक देश से टेक्नोलॉजी और दूसरे देश तक आई, ठीक है। लेबर माइग्रेशन हुआ, ठीक। हमारे लोग अमेरिका जाने लग गए जॉब करने के लिए, इंग्लैंड जाने लग गए जॉब करने के लिए, ठीक है। माइग्रेशन इंक्रीज हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी थे। अगर मैं इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करूं, इसने क्या कर दिया, पहले तो इंक्रीज कर दिया इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज बढ़ा दी इसने। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। जो हिंदुस्तान में ऑलरेडी अमीर था, अमेरिका जाके और अमीर हो गया, गरीब आदमी गरीब रह गया, ठीक है। दूसरा इसने एक और नेगेटिव पॉइंट इसका क्या है कि इसने कल्चर को डिस्ट्रॉय करने का इसके ऊपर क्या होता है, बहुत बार आरोप लगता है, ठीक है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा अमेरिका या इंग्लैंड में रेसिज्म का शिकार हो जाते हैं जो लोग होते हैं, एशियन लोग। उसका कारण क्या होता है, उनको लगता है कि ये लोग ना हम लोगों के देश में आ गए तो हमारा कल्चर खराब कर देंगे, ठीक है। यही काम भारत में भी हो जाता है कई बार, जब कई सारे अफ्रीकन समुदाय के लोग किसी एरिया में, तो हम लोग बड़े हीन दृष्टि से देखते हैं फिर उनको भी। ये भी समस्या हमारे साथ भी है, ऐसा नहीं कि उनकी समस्या है ये। तो ये भी एक प्रॉब्लम, इसका नेगेटिव पॉइंट है। हमको लगता है कि हमारा कल्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कल्चर केवल माइग्रेशन वाले कल्चर नहीं है। अब बच्चा बाहर जा रहा है, कल को किसी का बच्चा अमेरिका में रह करके आएगा तो अमेरिका के बहुत सारे फंक्शन यहाँ सीख लेगा, ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा खाप पंचायत कहीं की कह रही है लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, तो कोई लिव इन को कुछ गलत बता रहा है, ऐसा आपने सुना होगा ये सारी बातें, है ना। अब वो जब ग्लोबलाइजेशन आएगा तो संस्कृति अमेरिका की इंडिया में भी आएगी, इंडिया की अमेरिका में भी जाएगी, ठीक है। तो अब कोई पर्सन बिल्कुल इंडियन ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी का है, कुछ बदलाव आएगा तो क्या हो जाएगा उसके साथ, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस पूरी चीज को। तो एक नेगेटिव पॉइंट की तरह कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा ये मैंने आपको कुछ पॉलिटिक्स इन इंडिया या फिर कैसे सोशल
फैब्रिक ऑफ इंडिया चेंज होता है कई सारे फैक्टर से। इसके अलावा जो आपको कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए अच्छा एग्जाम करने के लिए, आप कुछ कुछ एथनिक मूवमेंट पढ़ के चले जाना। एथनिक मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो एथनिक मूवमेंट है, निर्जातीय आंदोलन, निर्जातीय आंदोलन, भारत के पूर्वोत्तर के अंदर जो निर्जातीय आंदोलन होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको पता है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर बहुत सारे ऐसे, वहां पर ट्राइब कम्युनिटी बहुत रहती है, ठीक है। बोडो लोग रहते हैं, गारो हैं, खासी है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ रहती है। तो वो लोग क्या अपने एरिया को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके रखते हैं। बाहर के किसी भी लोगों को क्या किया जाता है, वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। ऑल दो चाहे वो अपने देश का ही क्यों ना हो, आप दिल्ली से हो, राजस्थान के, हरियाणा के, आप वहाँ जाके घर मकान नहीं ले सकते। घूमने जाओ, घूमने के लिए कोई मनाही नहीं होती, लेकिन आप वहाँ बस नहीं सकते। इसलिए सरकार जो CA का बिल लेके आई, इसमें इसने कह दिया कि भाई जो भी 6th शेड्यूल के अंदर जो जो एरिया ट्राइब्स के लिए बताए गए हैं पहले से ही, उसके अंदर कोई भी CA वाला पर्सन है उसको नागरिकता देके बसाया नहीं जाएगा, ठीक। तो आंदोलन बहुत सारे हुए, ये आंदोलन कई प्रकार के, वो पूछ सकते हैं इसके बारे में डिटेल से, तो आप बता देना कैसे। एक उल्फा करके वहाँ पे आतंकवादी ग्रुप तक बन गया था, मिलिटेंट ग्रुप बन गया था। बोडो ग्रुप के जो लोग हैं वहाँ पर बोडो लैंड की डिमांड कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। तो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राइब्स, पढ़ लेना लेकिन इसको एक बार ठीक से। इसके अलावा आपसे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर आपका व्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है अगर आपसे व्यू पूछे तो आप इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता करके कुछ समअप कर सकते हो। कई बार बोलते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो आपको इसकी जब आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है मतलब कमी निकाल के ही मूल्यांकन करना होता है, नेगेटिव ही नेगेटिव पॉइंट बताने हैं, ठीक है। तो आप जो भी बात ये नहीं है कि आप बताते क्या हो, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं कहीं इसके फेवर में बोलूंगा तो कोई नाराज हो जाएगा, या बुरा बोलूंगा कुछ नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना। आप जो भी अपनी बात बोलते हो उसमें तथ्य क्या आप लगाते हो, फैक्ट कौन से बता रहे हो, उसके साथ साथ एग्जाम्पल आप कितना अच्छा दे पा रहे हो। फिर रिलेटेड किसी मूवमेंट का नाम बता दो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके फेमस लीडर्स के नाम बता दोगे तो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। पॉलिसी क्यों आई थी, आज क्या काम कर रही है, कितनी फेल है, कितनी पास है, इस बात को डाटा और फैक्ट के साथ जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये काम कर पा रहे हो तो मतलब आपका आंसर सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया आंसर रहेगा। इतनी बातें जितना अब तक बताया गया, अगर इस पूरे वीडियो के अंदर जो जो बातें बताई गई इतना अगर आपको आता है तो आप ये मान के चलो पेपर आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो इस पेपर में, ठीक है। डिटेल के में और पढ़ सकते हो, और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए, वहां से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल के अंदर आपको फ्री में PDF हर सब्जेक्ट की, अगर किसी की नहीं मिल पाए तो आप लोग यूट्यूब के नीचे कमेंट कर देना ही कमेंट बॉक्स में, उसका भी वीडियो बना देंगे और उसका भी आपके लिए PDF अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में है, इंग्लिश में है। चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब फटाफट पहले वो कर देना, उसके बाद ज्वाइन करना, ठीक है। लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ।